चलो, हेलो एवरीवन। हम लोग यूनाइटेड नेशंस की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली थी कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उनका पर्पस क्या होता है, लेकिन पर्पस को और भी जानते हैं। देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस की एग्जिस्टेंस को हम लोग पहचान रहे थे, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, इसी के बारे में अपनी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब हम लोग इस पैराग्राफ में ये सीखेंगे और बातें क्या। देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं ना, ये और भी तरीके में हमारे लिए मददगार होते हैं। कैसे? हम लोग ये देखते हैं कि जो भी नेशंस होते हैं, नेशंस कैन यूजली सी दैट देयर आर सम थिंग्स दैट मस्ट गो टुगेदर। कोई भी नेशन सोलो तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, नेशंस जो हैं वो ये देखते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें साथ में चलनी चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है नेबर्स की। मैंने एक लाइन बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो, PSIR में या फिर पॉलिटी में मैं अक्सर बताता रहता हूँ। IR में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, एक लाइन कही जाती है, इन इंटरनेशनल रिलेशंस यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैनॉट चेंज योर नेबर्स। याद है ये किसी को? इसका मतलब अगर नेशन 1 यहाँ है और नेशन 2 यहाँ है और दोनों ये एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, तो ये ना, इनके संबंध आपस में सही रहना ज़रूरी है, ताकि म्यूचुअली एक दूसरे की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, मतलब अपनी अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये इंश्योर कर सकें, म्यूचुअली ग्रो कर सकें, यहाँ की पॉपुलेशन को लिटरेट बना सकें, और अल्टीमेटली ह्यूमन डेवलपमेंट जो हो वो इंश्योर हो, और दोनों कंट्रीज़ के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो। अगर उनका ध्यान सिर्फ इसी पे रहेगा, शक पर के नेशन 1 हमारे ऊपर कभी भी अटैक ना कर दे, नेशन 2 जो है वो कभी भी अटैक ना कर दे, या फिर नेशन 1 को वाइसी वर्सा ऐसा कोई डाउट हो, तो एक दूसरे की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को कभी भी इंश्योर नहीं कर सकते नेशंस। ये वाली बात, लाइन समझ में आ गई? पहले बताओ मुझे सबको, जल्दी बताओ, ठीक है? कुछ कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं लेकिन नेशंस के सामने कभी कभार जो चैलेंजिंग होते हैं, जो वो म्यूचुअली तरीके से कभी भी टेबल पर बैठने के लिए, यानी कि इस ऊपर वाले केस के अंदर नेशन 1 और नेशन 2 कभी भी टेबल पर बैठने के लिए मानेंगे नहीं। कुछ कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। जैसे मैं एक बात आपको बता देता हूँ जो कि आपको याद भी होगा प्रीवियस क्लासेस से। देखो, हुआ क्या, जब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का बंटवारा हुआ, ये याद है सबको ना, बर्लिन वॉल। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी जब ये बटे, तो ये बाद में आगे चलकर वहाँ की जनता को रियलाइज़ हुआ और जनता ने खुद वो दीवार गिरा दी। 150 किलोमीटर लंबी जो ये बर्लिन वॉल थी, इन्होंने खुद गिरा दी, और जर्मनी आज हमें एक यूनाइटेड फॉर्म में दिखता है। क्या 2 कंट्री आपने सुनी है, ईस्ट जर्मनी और नॉर्थ जर्मनी, ये ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी? नहीं ना। लेकिन अगर हम दूसरी जगह पर बात करें, कंट्रीज लाइक कोरिया, जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, दोनों जगह पर एक ही एथनिसिटी के, एक ही रेसेस के लोग हैं, लेकिन फिर भी तनाव जो है दोनों के बीच में, जो तनाव की गहराइयाँ हैं, वो इस प्रकार से कि दोनों कभी भी एक दूसरे से आपसी सहमति से संबंध बना नहीं पाए, और अपने किसी भी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आपस में सामने टेबल पर बैठकर बात कर नहीं पाए, जिसकी वजह से है क्या, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे से अलग हैं। अब ये अलग हैं, इसी की बात कर लो। अखंड भारत का जो कंसेप्ट है, मैंने तुम्हें बताया था, याद है किसी को, कि क्या पहले की तरह सबको यूनाइट कर देना चाहिए। लेकिन अगर हमें अखंड भारत के कंसेप्ट में सिर्फ 2 कंट्रीज़ की बात करें, पाकिस्तान और इंडिया, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एक ही एथनिसिटी और रेसेस के लोग हैं ना, अगर उनकी जड़ देखी जाए तो हम ही पाकिस्तान से, और पाकिस्तानी हम थे ना। बांग्लादेश का भी सेम टॉपिक है, बताओ हाँ के ना, जल्दी बताओ। लेकिन इंडिया को अगर किसी देश से सबसे ज़्यादा तनाव रहता है तो वो कौन सा देश है, बताओ? पाकिस्तान। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा घबराहट अगर किसी देश से रहती है तो कौन सा है वो? हिंदुस्तान। यहाँ पर क्या है, कभी कभार कुछ इश्यूज दोनों देशों के लिए चैलेंजिंग होते हैं, और वो आपस में कभी भी डील कर भी सकते और नहीं भी कर सकते कुछ इश्यूज में। अब इनमें से एक जैसे एग्जांपल है, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसमें दोनों कंट्रीज़ की आपसी सहमति से लड़ाई नहीं है, लेकिन बेस्ट एग्जांपल इसका यहाँ पर ये बनेगा कि एक कंट्री से कोई एक अंदरूनी उस कंट्री की आपदा का असर, यानी कि कोई एक प्रलय, कोई एक चैलेंज जो कि एक कंट्री में, नेशन 1 में, जो कि उधर की जनता को अभी तक सता रहा था, लेकिन उसका परिणाम पड़ोसी देश और दूसरे आगे के आगे जो मुल्क हैं वो भी भुगत सकते हैं। इसका एक कॉमन एग्जांपल है। ऐसा कौन सा चैलेंज हो सकता है?
बुक में तो सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन ये वाली बात सिद्ध हो भी गई। चाइना के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि कोविड-19 उधर की एक किसी साइंटिफिक लेबोरेटरी से फैला। ठीक है, डिसीज इसका एक एग्जांपल है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या पूरे वर्ल्ड को परेशान करा उसने कि नहीं करा कोविड की बीमारी ने? बताओ। ठीक है, आजकल मंकी पॉक्स सबने सुना है। आजकल ये जो नई वो चल रहा है, दिल्ली में केस भी मिल गया। किसी ना किसी एक कंट्री से तो फैला है ना, किसी ना किसी एक कंट्री से तो फैला है, फिर आगे जाके ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शरीर के ऊपर समझ वो पड़ जाते हैं, बड़े बड़े स्पॉट्स पड़ जाते हैं, जैसे हमारे पास या दाना या कुछ होता है ना, तो उस तरीके का वो पड़ जाते हैं जिनमें खारिश होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर आता है, उसके अंदर कुछ मतलब आपको ना, हाँ मतलब वही है। तो लेकिन इन्फेक्शियस बीमारी तो काफ़ी ज़्यादा है और छुआछूत से भी फैलती है मतलब। ठीक है, तो कुछ जो डिसीजेस हैं वो तो आप जानते हो, सम डिसीजेस कैन बी इरेडिकेटेड। अगर कोविड जैसी महामारी से लड़ना था, मुझे क्या बताओ, तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सारे लोग मिलकर मुझे बताओ, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने कोविड-19 को कंप्लीट तरीके से इंडिपेंडेंट रूप से टैकल कर लिया था? सबसे पहले किसने करा था बताओ, इंडिपेंडेंट रूप से? जल्दी बताओ। आप कह रहे हो ऑस्ट्रेलिया, और कोई? समझ कह रहा हो ऑस्ट्रेलिया, और कोई? जल्दी बताओ आंसर, कोई गेस तो कर दो, ब्लाइंड गेस ही कर दो कोई भी। कोरिया। कौन सा कोरिया? नॉर्थ कोरिया कि साउथ कोरिया? नॉर्थ कोरिया। ठीक है ठीक है, और कोई? जल्दी बताओ। न्यूजीलैंड। और कोई? 200 देशों के नाम लिख दो, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। बताओ जल्दी बताओ। मैं कह रहा हूँ ब्लाइंड गैस ही मार दो, ब्लाइंड गैस मारने में मौत हो रही है हैं? वेरी गुड। इंडिपेंडेंटली तो कोई नहीं कर पाया ना, कैसे कर लेगा ये कॉपरेट, जब बीमारी ही महामारी के रूप में है, जो ग्लोबल पेंडेमिक है। क्या ये किसी नेशन तक सीमित था? बताओ दो मुझे जरा। किसी एक नेशन तक सीमित था? जैसे बड़े सारे फ्लूज होते हैं, कुछ भी होते हैं, वो एक नेशन तक सीमित रहते हैं। ये एक नेशन आपदा थी, बताओ, किसी एक गली मोहल्ले या किसी देश तक या कॉन्टिनेंट तक सीमित थी? जी नहीं। ये बीमारी, ये आपदा, ये प्रलय एक तरीके से अगर इसको कह लो, 7 समंदर पार जाकर जितनी भारत में थी उतनी ही दूरी अमेरिका में भी थी, जितनी जापान में थी उतनी ही कोरिया में भी थी, उतनी ही अफ्रीका में भी थी। ऐसी कोई भी जो ग्लोबल चैलेंजेस होते हैं, डोंट वरी, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे सिक्योरिटी का, 8वां चैप्टर है हमारे इस बुक के अंदर, तब हम और भी चैलेंजेस जानेंगे कि कैसे सारी की सारी कंट्रीज, कुछ कुछ ग्लोबल चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है। सारी कंट्रीज को एक कंट्री की बस की बात नहीं होती। उनमें से यहाँ पर एक बहुत प्यारा एग्जांपल लिखा हुआ है, डिसीज। देखो, कुछ डिसीज ऐसे होते हैं कि वो हमेशा इरेडिकेट हो सकते हैं अगर हर कोई दुनिया में साथ दे एक दूसरे का, वहाँ पर अपनी अंदरूनी लड़ाई को भूलना पड़ता है हमें। ठीक है, यहाँ पर जो कॉपरेशन है वो रिक्वायरमेंट होती है कि अगर एक कंट्री में वैक्सीन बनी है तो वो अपनी वैक्सीन को दूसरे देश भिजवाए। ये नहीं कि भाई हम अपनी जनता को बचा लेंगे और किसी और की जनता को हम लोग मरने देंगे, नष्ट होने देंगे। हम लोग करेंगे क्या कि जो वैक्सीन है उससे हम लोग एक देश में बनने वाली वैक्सीन को दूसरे देश में भेजेंगे और हर एक जनता को ट्रीटमेंट देंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपनी देश की बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं ओवरऑल किसकी? ह्यूमन राइट्स की। और ह्यूमन राइट्स का किसी देश तक, गली मोहल्ले तक सीमित होते हैं? बताओ, किसी एक देश गली मोहल्ले तक सीमित होते हैं? जल्दी बताओ। नहीं ना? ठीक है, उसके अलावा और इश्यूज ले लो। ग्लोबल वार्मिंग, मुझे बता दो कौन सी ऐसी हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड और कंट्री है जिसके पास टेक्नोलॉजी है कि ग्लोबल वार्मिंग को वो इकलौते इरेडिकेट कर ले। जो ओजोन होल एंटार्क्टिका में डेवलप होने लगा था, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स वगैरह वहाँ पर पिघलने लगे थे, अब वो ओजोन होल भर गया है, फुलफिल हो गया, मतलब अब वो छेद वहाँ पर है नहीं। क्या ये किसी एक कंट्री की वजह से हुआ है कि उसने अपनी मशीनें, इंडस्ट्री वगैरह बंद कर दी, इलेक्ट्रिक व्हीकल ला दी, पॉल्यूशन नहीं करती, पन्नियाँ नहीं जलती हैं वहाँ पर? बताओ। या फिर ग्लोबल कॉपरेशन की वजह से हुआ ऐसा?
ग्लोबल वार्मिंग का जो चैलेंज है आपको पता है, बड़े सारे यूएन में आजकल एक बात चल रही है, ये एटलीस्ट ये चीज़ सबने सुनी होगी, बिल्कुल बेसिक लेवल पे अगर मैं लाकर सबको बात बता दूं कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। ये लाइन अक्सर सुनी होगी कहीं ना कहीं, पक्का। बताओ क्या ये किसी एक कंट्री के एफर्ट से पॉसिबल हो सकता है? भारत और चाइना की पूरे विश्व में सारी कंट्रीज की आबादी अलग और इन दोनों की आबादी अलग, ये दोनों भी अगर सारी की सारी बसेस, गाड़ी वगैरह, इंजन्स, ये सबको बंद करके सिर्फ इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी ले आए, क्या ग्लोबल वार्मिंग की ये 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर ये राइज ना हो, क्या ये समस्या हल हो जाएगी? इसमें कोई रुकावट मिलेगी सिर्फ इन 2 कंट्रीज़ के कॉपरेशन की वजह से? मिल जाएगी और 198 देश शांत रहे? ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे ही टेम्परेचर राइज करता है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या ये एटमॉस्फेयर या ये जो ग्लोबल टेम्परेचर है ये किसी एक नेशन की कदर करता है क्या? अगर हम लोग पॉल्यूशन इमिट कर रहे हैं, जैसे इंडिया में मान लो कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, अफ्रीका के बड़े सारे देश जो हैं, आपने टॉपिक सुनी लिया होगा LDC, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या अगर वो लोग पॉल्यूशन फैलाएंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह करेंगे, तो क्या सिर्फ वही देश सफ़र करेगा ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर से, या ग्लोबल टेम्परेचर का इंक्रीज होना, या सुनामी, अर्थक्वेक वगैरह को फेस करना? बताओ, प्राकृतिक आपदा से क्या वही देश लड़ेगा? क्या और भी देशों को जूझना पड़ सकता है? अगर हम लोग ये बोलें 200 नॉटिकल माइल के अंदर हम लोग इंडियन ओशन के अंदर सारी की सारी फिशेस और वेल्स जो भी मिलेंगी सबको उठाकर मतलब हम लोग खत्म कर देंगे एक ही दिन के अंदर, तो एक बात बताओ मुझे, क्या सिर्फ इंडिया का नुकसान है या पूरे के पूरे जितनी कंट्रीज आती हैं इंडियन ओशन रीजन में, क्या उनका भी नुकसान है? बताओ, सभी का है। तो जैसे ही यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एक बात समझने की कोशिश करो, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर, तो एक डेंजर होता है कि सी लेवल्स बढ़ेंगे, लेकिन क्या सी लेवल्स वो किसी बॉर्डर को रिस्पेक्ट करेंगे क्या? बताओ, किसी बॉर्डर को रिस्पेक्ट करेंगे क्या? नहीं, वो बड़े सारे जो कोस्टल एरियाज हैं जो कि उनमें आएंगे उनको सबमर्ज कर देंगे। जैसे बड़े सारे आंकड़े आते हैं, जैसे श्रीलंका कहते हैं कि सिर्फ 47 सालों का रह गया है, ऐसे ही बांग्लादेश जो है वो लगभग 72 सालों का रह गया। 72 सालों का मतलब इसके बाद ये ना आइलैंड कंट्रीज़ हैं या फिर बेस के पास हैं, ओशन के पास हैं। बेस मतलब मैं बे ऑफ बंगाल जैसे जो होता है ना, बेस BAYS की बात कर रहा हूँ, BAYS की, तो उसके पास हैं या उसके अंदर स्थित हैं। तो वहाँ पर जैसे ही समुद्र की लेवल बढ़ेगा, इन एरियाज़ के अंदर, इन कंट्रीज़ के अंदर फ्लडिंग होगी, जिसकी वजह से फिर आप जानते हैं जब पानी बढ़ता है तो बड़े सारे बीमारियाँ, मच्छर वगैरह पनपते हैं और क्या कहते हैं मस्कीटो पनपते हैं, पानी बेकार होता है, लोगों को क्या कहते हैं स्किन डिसीज़ होती है, अल्टीमेटली लोग बीमार पड़ते हैं। फिर लोग जब इधर से उधर माइग्रेट करते हैं तो दूसरे देश के लोग हमेशा क्या कहते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जैसे असम के अंदर जब बांग्लादेशी माइग्रेंट देखो 1971 में आए थे और आज तक वो इशू लोकल असामीज लोगों को एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर पैदा करता है कि इनको आइडेंटिफाई कर करके इनके वापस देश भेजो। उस टाइम पर सिनेरियो अलग था, अब हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले इनको, क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस वाली पावर होती तो हम लोग क्या कहते हैं रोहिंग्यास को भी एक्सेप्ट करते हैं। फिर तो हर देश के इधर उधर सारे लोगों को बुला ले। इवन एक बात मुझे बताओ, जो ये अफ्रीका के इतने सारे लोग ये चले आते हैं और ये नेपाल के लोग चले आते हैं, भूटान के लोग चले आते हैं, कल को यही सारी जॉब्स अगर ले लें और कल को UPSC अगर ये कोटा लाते, क्या हम लोग विरोध में नहीं उतरेंगे कि 50% सीटें इन लोगों के लिए रिजर्व है और बाकी 50% हमारे लिए हैं? बताओ, क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे? बताओ, है ना? ऐसा तो नहीं होगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफकोर्स हर एक कंट्री जो है वो अपने लिए बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करती है ग्लोबल वार्मिंग से जूझने के लिए, लेकिन फिर भी एंड में बात इसी बात पर आके अटक जाती है कि हमें एक इफेक्टिव अप्रोच चाहिए इस तरीके की ग्लोबल वार्मिंग या किसी भी आपदा को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ एक कंट्री की, एक मेजर इंडस्ट्रियल पावर की नहीं है। यहाँ पर जब सारी मेजर इंडस्ट्रियल पावर कोऑपरेट करेंगी, यानी कि अमेरिका ये नहीं बोल सकता कि यार हम तो अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते रहेंगे, तुम्हें अगर रोकनी है तो तुम रोक दो, और पॉल्यूशन अगर हमारी तरीके से अगर हमारी वजह से हो रहा है, हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर ये रवैया अगर सब लोग अपनाएं, ये वही वाली बात हो गई, मतलब ऐसा कोई करता नहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से, ऑब्वियसली बात है कि हम लोग क्या पढ़ क्या रहे हैं अभी, हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं,
अमेरिका क्यों इतनी मतलब यूनिपावर होने के बावजूद भी, यूनिपोलर वर्ल्ड इस्टेब्लिश होने के बावजूद भी ये मनमानी क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका वो मेंबर है और जिसकी पूरी दुनिया के सभी देश मेंबर हैं, वो सैंक्शन लगा देगा अमेरिका के ऊपर। ये वही वाली बात हो गई कि आपसे कोई बोले जब तुम बस में ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, या फिर रोड पे भी खड़े हो, चिप्स का पैकेट या फिर फ्रूटी का टेट्रा पैक या फिर टॉफ़ी का भी इवन जो पन्नी है उसको रोड पे मत फेंको। अब आप ये कहने लग जाओ सिर्फ मेरे ऐसे करने से क्या होगा, मैं चलो बदल भी जाऊँ, उसको देखो वो पान थूक रहा है, उसको देखो वो तंबाकू खा रहा है, उसको देखो उसने अभी अभी देखो सारा का सारा अपना फूड स्टॉल लगा रखा था, ये शाम को सब कुछ यहाँ पर फेंक कर चला गया, सारे अखबार पन्नियाँ वगैरह यहाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है, सब कूड़ा खान इसने बना रखा है, तो सिर्फ मेरे अकेले की वजह से क्या होगा? आप ये आर्ग्यू नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप ये आर्ग्यू नहीं कर सकते, मतलब आपकी आर्ग्यूमेंट ये वैलिड नहीं है। अब वो इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि आपको ना अभी कोई डर नहीं है। सिंगापुर जैसी कंट्री के अंदर आप च्युइंगम नहीं खा सकते। अगर आपने च्युइंगम वहाँ पर खाई या आपने कहीं पर भी, च्युइंगम तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत ही ज़्यादा दूर की बात है, अगर आपने वहाँ पर किसी पब्लिक प्लेस पर स्पिट कर दिया यानी कि थूक दिया, ऐसी पेनल्टी आप पे लगेगी, आप जिंदगी में कभी अपने घर में अपने वॉशरूम तक में थूकोगे नहीं। इतनी भयंकर पेनल्टी कि हो सकता है आपकी साल की पूरी 75% 90% इनकम चली जाए, ऐसा फाइन लगता है। और अगर फाइन नहीं देना है 3 साल की जेल भुगतो, 5 साल की जेल भुगतो, बहुत। हाँ, अभी जैसे मैं इसी रिकॉर्डिंग में बात बोलता हूँ, हमारे ग्रुप की जो एडमिन है कशिश, इसकी बहन पढ़ती थी, फाइन नहीं लगा, मैं एक बात बता रहा हूँ, सलोनी जो है बाहर पढ़ती थी सिंगापुर के अंदर, उसको कोर्स कर रखा है कोई, तो वो भी बताती है कि च्युइंगम तो भाई बिग नो नो, जैसे हम इंडियंस तो कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, कहीं भी थूकने वूकने की आदत होती है, वहाँ आप नहीं कर सकते ये यूपी वाली हरकतें, बिहार वाली हरकतें, कि आप कहीं पर भी थूक कर आ रहे हो, कहीं पर भी कर, क्या मतलब ऑफेंड मत होना, एक बात करने की बात बता रहा हूँ, ठीक है, कि यूपी और बिहार वालों को कैसे बोल सकते हो, क्योंकि मैंने उनको ही देखा ज़्यादातर थूकते हुए, इसलिए बोल रहा हूँ ये वाली बात, है ना, ये इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ। और किसी को अगर पसंद आए तो भैया चैनल मेरा, बातें मैं ही करूँगा इस पर जैसी मेरे को करनी होंगी, ठीक है। अब देखो कंट्रीज़ की कंट्री जब समर्थ होने लग जाएंगी, जैसे चलो समक्ष ने बोला इंडिया भी डूबेगी, इंडिया का सर्दर्न पोर्शन जैसे मतलब मान लो कि इंडियन ओशन राइज होने लगा और सर्दर्न पोर्शन सी लेवल राइज होने की वजह से सर्दर्न पोर्शन इसका जो है वो डूबने लगा पानी के अंदर, तो मुझे एक बात बताओ, मे नॉट गॉड डू सो ऐसा, लेकिन वही वाली बात है यहाँ पर, अब गॉड तो सामने इशारे कर ही रहा है पूरे कि अपने आप को संभाल लो भाई, अब हर चीज़ मैं तो नहीं संभाल सकता, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या सर्दर्न स्टेट्स के लोग, सब लोग, मुझे एक बात बताओ, सब लोग, बिस्मे, मयूर, अमित, समक्ष, दिवजोत, क्या ये सारे के सारे लोग ऊपर की साइड या फिर वेस्टर्न साइड या ईस्टर्न साइड नहीं भागने लग जाएंगे अपने अपने आप को सेटल करने के लिए? करने लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? लेकिन इसमें होता क्या है, हाँ, लेकिन इसमें होता क्या है, एक पर्टिकुलर लैंड में आपको पता है लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, है ना, और पॉपुलेशन बर्डन जिस प्रकार से बढ़ता चला जा रहा है, तो आप कभी मेरे सोशियो के लेक्चर्स अटेंड करना, मैं उसमें अक्सर ये कशिश को बात बताता रहता हूँ, 2050 तक इंडिया, और ये करंट अफेयर में भी वैसे तुम लोगों ने सुना ही होगा, इसके लिए स्टैटिक पोर्शन की क्या जरूरत, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा दीवाना स्टैटिक पोर्शन का ही रहता हूँ, उसी को सपोर्ट करता हूँ, तो वहाँ पर एक चीज़ साफ क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेटरी वे में लिखी हुई है, वो मैं बाद में बताऊंगा इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं, लेकिन चाइना अभी लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, 2050 तक इंडिया उसको ओवरटेक कर लेगा। अब ये और किसी चीज़ में तो फर्स्ट आ नहीं पाए जी, सेक्स बहुत करते हैं हम यार, बच्चे बहुत पैदा कर सकते हैं, हमसे सेक्स करवा लो जितना मर्जी, बच्चे पैदा करवा लो धड़ाधड़, वो हम करेंगे बिना कॉन्डम के, इसमें हम नंबर 1 आके आ सकते हैं। कितना टाइम लगेगा जी आपको? जी ज़्यादा नहीं, बस 2022 चल रहा है, 2050 तक बस आप ये कॉन्डम को हटाओ, सेक्स करने दो बस हमें दिन रात, और देखो धड़ाधड़ कर करके, जैसे पार्ले जी के फैक्ट्री से जैसे बिस्किट निकलते हैं ऐसे मैं बच्चे निकालूंगा। लेकिन सिर्फ इसके पीछे ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, बोलने का तरीका बता रहा हूँ लेमन लैंग्वेज के अंदर, साइंटिफिक प्रोसीजर की मैं इसकी बात करूँगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया का आदमी ठरकी है तो इसलिए वो 2050 तक, अब कहने का मतलब क्या है, देखने में क्या लगेगा, सबसे ठरक जहाँ मस्ती है पूरे वर्ल्ड में वो है इंडिया, और ये ओवरटेक करेगा चाइना को 2050 में, ये बोलना ठीक नहीं है, बिकॉज आप इंटरव्यू में ये नहीं बोल सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है, सर देयर आर वेरियस फैक्टर्स अवेलेबल बट द फैक्टर्स दैट आई नो इज इंडिया इज गेटिंग वेरी ठरकी because of various web series available and free pornographic material which is available and we do not prefer to use condom. Thank you sir. Unfortunately recognizing the need for cooperation, मतलब एक तो होता है कि हमें cooperation को recognize करना पड़ा, ठीक है, मतलब करना पड़ता है ऐसे इशूज़ में, जैसे हमने पढ़े डिसीजेस, ग्लोबल वार्मिंग, और हमने क्या पढ़ा कि टेररिज्म, जैसे टेररिज्म की मैं बात करूं अगर यहाँ पर, ये भी तो
टेररिज्म का जो इशू है, मुझे ये बताओ, ये ग्लोबल इशू है या लोकलाइज इशू है? कोई एक कंट्री इकलौते वर्ल्ड से टेररिज्म को वाइप आउट कर सकती है? हाँ कि ना? हाँ नहीं, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। इस बारी मेरे 3-4 फ्रेंड्स ने ना इंटरव्यू में ब्लंडर कर दिया, जिसकी वजह से फाइनल लिस्ट में उनका 2021 में नाम नहीं आया। उन्होंने क्या कर दिया, यार ये अफ़गानिस्तान में जब ये वो नहीं हुआ, जब ये उस टाइम पर इंटरव्यू चल रहे थे, तालिबान जब आया वहाँ पे, तो क्वेश्चन हर किसी से ऑलमोस्ट मतलब यही पूछा गया था, मैं जितनों के कांटेक्ट में आया और वो लोग जितनों के कांटेक्ट में आए, घुमा फिरा के डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे यही सुनने को मिला कि अफगानिस्तान का बहुत लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो पूछा क्या गया है कि क्या इंडिया को रिश्ते तोड़ देने चाहिए अफगानिस्तान से, क्योंकि अब वहाँ पर एक टेररिज्म सरकार है और टेररिस्टों से इंडिया टेबल पे बैठ के बातचीत कैसे कर सकता है। तो बहुत लोगों ने बोला ये रिलेशन कट डाउन कर देने चाहिए। देखो क्या होता है कि अब यहाँ पर हम लोग ना अपनी स्टैटिक सब्जेक्ट को भूल जाते हैं। इंडिया की पॉलिसी क्या है, फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है नैम, एक पॉलिसी नैम। उसके अलावा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक कोर कंपोनेंट ये है कि हम लोग ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं। और याद है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसके अंदर हमने एक बात भी लिखी थी, नेहरू जी ने, कि इंडिया विल कंट्रीब्यूट टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। जस्ट बिकॉज जहाँ पर कहीं उथल पुथल मच गई है, टर्बुलेंस है, तो हम क्या वहाँ से निकल जाएं क्या, उसको बिना देखे अंदाज वो करें, क्या कहते हैं, बिना उस पर ध्यान दिए। और अफगानिस्तान की सरकार बेकार है, उधर की जनता बेकार नहीं है, उधर की जनता बेकार नहीं है। हमें उनके साथ रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए। ये गलती ना मैंने भी करी थी। जब मुझसे किसी ने पूछा था कि दिव्यांग अगर तू होता तो तू क्या करता, तो मैंने कहा यार टेररिस्टों के साथ क्या बातचीत करनी है। लेकिन वही है, फिर उसने मुझे बताया अपनी खुद की गलती से कि उसने बोला क्या था कि यार भाई यार आज मैं ना दृष्टि में गया इंटरव्यू देने, तो तब जाकर उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई, तो दिव्यांग तू ना नैरो चीज़ से मत सोच इसको, मतलब नैरो माइंडेड होकर मत सोच इसको, सिर्फ सरकार पे फोकस मत कर, थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देख। सरकार के बियॉन्ड अफगानिस्तान में क्या है, जनता है। और इंडिया शुरू से ही जब अफगानिस्तान के साथ, देखो हमारे मानता हूँ पाकिस्तान के साथ रिलेशन ख़राब रहते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज मतलब जस्ट बगल में पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान है, उससे तो बहुत अच्छे रिलेशन रहते हैं। अशरफ घानी जब वहाँ के प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति थे प्रधानमंत्री थे, क्या थे वो, प्रधानमंत्री थे, जो भी थे, तो याद है उधर की पार्लियामेंट बिल्डिंग को इंडिया ने बनवाया था, यूनिवर्सिटी बनवाई थी, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करा था दोनों ने मिलकर, है ना सलमा डैम। तो पास्ट लिंक भी हमारे इनसे कितने अच्छे हैं, मतलब तो लेकिन हम ऐसे कंट्री के साथ रिलेशन नहीं तोड़ सकते एकदम से, है ना। तो यही चीज़ है कि हम आज भी उनसे बातचीत कर रहे हैं, और ये चीज़ जिसने बोली थी तो वो बैडली सफ़र करे कि, और स्पेशली भाई साहब उनमें से कई लोग ऐसे थे कि जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस लिखी हुई थी IFS बनना में, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, वो तो बहुत भयंकर तरीके से ठुक गए थे। तो राइटर हमसे ये कह रहा है, आगे बढ़ते हैं, कि एक तो होता है कि हमने रिकॉग्नाइज कर लिया हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है, सारे देशों का साथ मिलके हमें चलना ही चाहिए, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, कोऑपरेट करना एक्चुअल तरीके से टेबल पे बैठ के बातचीत करना और सोचना कि हम बैठ के बातचीत करेंगे, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। नेशंस जो हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी नीड को कि उनको कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो एग्री कर सके कि बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी क्या है उनके लिए कोऑपरेट करने के लिए, और क्या वो कोऑपरेट करेंगे भी कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेशंस के सामने हमेशा से चैलेंज आते हैं कि हाउ टू शेयर द कॉस्ट ऑफ कोऑपरेटिंग, हाउ टू मेक श्योर के बेनिफिट जो हों वो जस्टली तरीके से डिवाइडेड हो, यानी कि कोऑपरेशन अगर हो रहा है, कोऑपरेशन का मतलब ही यही होता है कि बातचीत का जो भी परिणाम निकले उससे दोनों देशों को फायदा होना चाहिए, ना कि किसी के एक के वो फेवर में हो, कि ऐसा ना हो कि एक जो देश है वो बार्गेन कर रहा है और एग्रीमेंट में फिर किसी भी प्रकार की चीटिंग हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं इस दिशा में, इस डायरेक्शन में नेशंस की मदद करते हैं, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिस पे नेशंस को आना ही पड़ता है बातचीत करने के लिए, इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना पड़ता है, अपने आइडियाज़ को शेयर करना पड़ता है कि किस प्रकार से क्या रणनीति उनकी रहेगी जिस पे वो कोऑपरेट करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, रूल्स प्रोवाइड करते हैं और ब्यूरोक्रेसी देते हैं। ब्यूरोक्रेसी मतलब इफेक्टिव तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेशन वॉइस होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी वजह से उनके जो मेंबर कंट्रीज़ होते हैं उनके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि ये इशू अगर हम सॉल्व नहीं कर पाए, पड़ोसी देश से आपसी सहमति से बात करना अगर फेल हो भी गया कल को, हम लोग ये मुद्दा लेकर जाके
यूनाइटेड नेशंस जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रख देंगे और तब वो बात सुनेगा। जैसे आप कब बहुत माइन्यूट लेवल पे करंट अफेयर जब आप पढ़ते होगे बहुत बारीकी से, या पहले आपने कभी पढ़े होंगे, आपने ये अक्सर सुना होगा कि बड़े सारे देश जैसे यूएसए, जापान वगैरह इंडिया के खिलाफ भी चले जाते हैं डब्ल्यूटीओ में, कि इंडिया जो है प्याज में जो ट्रेड कर रहा है उसमें ये कमियां हैं, इंडिया अपने फार्मर्स को ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है, इंडिया ने यूरिया में ये चीज़ कर दी, वो चीज़ कर दी। तो ये बड़े बड़े देश भी मतलब इंडिया के खिलाफ वहाँ पर चले जाते हैं और इंडिया भी जाता रहता है वहाँ पर। लेकिन इसकी वजह से दोनों देशों के जो अदर एरियाज़ के संबंध होते हैं वो बिगड़ते नहीं हैं, बिकॉज दिस इज़ अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। एक मिनट रुकना। तो इसके बाद आप लोगों को पर्पस अच्छे से समझ में आ गया। मैंने सारे बेनिफिट्स और सब कुछ करवा दिए, ठीक है, कि ये सारे जो बेनिफिट्स हैं उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि ये फेयर तरीके से डिवाइड होते हैं, और कोई भी अगर एक मेंबर अगर एक एग्रीमेंट को ज्वाइन करता है तो उसकी टर्म्स और कंडीशन दोनों के ऊपर बराबरी से लागू हों। ये चीज़ देखना, जैसे अगर वो बायलैटरली इस चीज़ को करेंगे, बायलैटरल एग्रीमेंट को साइन करेंगे, तो भैया वो ब्रीच भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक मीडिएटर जो बीच में है, अब मीडिएटर यहाँ पर कोई साइन करवाने नहीं आया है, लेकिन उस मीडिएटर में दम है क्योंकि वो अपने आप में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अपने आप में वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप उसकी बात को खारिज नहीं कर सकते। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी, कौन आया था मीडिएटर बीच में जिसकी वजह से आज भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो होती हैं? कौन था? वर्ल्ड बैंक। वेरी गुड, ठीक है। तो क्या फॉलो होती है? ब्रीच हो गई, बताओ। फॉलो होती है, ठीक है। तो जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ है, हम लोग ये देख सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस है वो एक अलग तरीके से रोल निभा रहा है। जैसे यूएस और उसके जो एलीज हैं वो विक्टोरियस इमर्ज हुए। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कोल्ड वॉर की बात हो रही है, ठीक है। तो बड़ी सारी कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स का ये कंसर्न था और वहाँ के लोगों का भी कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है अब यूएसए उसको लीड करने लगेगा, और ये यूएसए इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का चेक नहीं देखा जाएगा कि यूएसए कुछ भी डिमांड कर सकता है, किसी भी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा सकता है, किसी भी कंट्री की इंटरनल पॉलिसी को मोल्ड कर सकता है प्रेशर बनाकर उस पर। लेकिन हम इस चैप्टर में ये देखेंगे, मैंने बताया था ना चैप्टर की स्टार्टिंग में, हम इस चैप्टर में मुख्य चर्चा इस बात पर करेंगे कि क्या यूएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है, एक ऐसा डिस्कशन एंड डायलॉग का प्लेटफॉर्म, या फिर एक ऐसा स्टेज बन सकता है कि वो पर्टिकुलरली यूएसए जैसे हेजिमन पर, यूएसए जैसे यूनिपोलर वर्ल्ड पर, कि वो किसी प्रकार से उसकी अनलिमिटेड, अनब्रिडल्ड, अनचेक्ड पावर को कंट्रोल कर सके, और वो यूएन के जो क्लॉजेस हैं, यूएन के जो प्रिंसिपल्स हैं, उन पे लागू हो सके, ताकि अल्टीमेटली किसी भी कंट्री के ऊपर प्रेशर वगैरह कुछ भी ना बनाया जा सके। और अगली क्लास से आपका मुख्य रूप से, वैसे तो हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर रहे थे, अब मेजरली हम लोग यूनाइटेड नेशंस में बात करेंगे, इसका बैकग्राउंड जानेंगे, ये कब बना था, कैसे बना था, इसकी डेट क्या थी, और फिर इसके ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। यूएन के जैसे मैंने बताया था आपको 6 ऑर्गन्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।